प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और स्टूडेंट आज आपके कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 9 और जो 8 क्लास से आपके कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर रहेगा। वैसे बच्चों जो कंटिन्यूटी है वो लगभग आपकी पीछे जो आपकी पढ़ी हुई है 12th क्लास में उसी से ही रिलेटेड थी सारी। हाँ, लेकिन जो कुछ नई बातें थी जैसे उसके रिलेटेड कुछ थ्योरम जिनसे हर साल कुछ ना कुछ पक्का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी की सारी मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करवा दी। बेसिकली उनको याद रखने का तरीका क्या है, उनको समझने का प्रोसेस क्या और उसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या है, वो सारी की सारी बातें हम लगभग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक नया टॉपिक था जिसका नाम है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। उसका बेसिकली मीनिंग मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे क्वेश्चन होते हैं वो हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। बस एक बात याद रखना कि 1 के अपॉन में दी जाता है 0 to 1 हो, 1/x हो तो ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। हाँ, यदि 1 से वैल्यू लेस उसकी पावर बढ़ रही है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा। 1 से ग्रेटर है तब डिवाइड में आने पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा, पावर बढ़ रही है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्योंकि आप खुद जानते हो यदि 1 से छोटी वैल्यू को मैं 1 के डिवाइड में लेता हूँ तो रिजल्ट बढ़ा देगा और स्क्वायर करूँगा तो रिजल्ट और छोटा होगा। मेन यही जो फंडा था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि आपका 2 वेरिएबल फंक्शन का कंटिन्यूटी का कंसेप्ट है उसके ऊपर बेस्ड रहेगा। और स्टूडेंट यदि आप सभी को याद हो तो जब मैंने लिमिट करवाई थी उस वक्त मैंने आपको क्लियरली ये बोला था कि जो 2 वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट आप निकालते हो सेम वही प्रोसेस आपके कंटिन्यूटी की ही रहेगी। तो एक लिहाज से देखा जाए तो लगभग आपको टॉपिक कंप्लीट है। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम हो चुका है उस टॉपिक, तो इसलिए एक तो क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको जिससे एक आपको मेन कंसेप्ट याद आ जाए। ठीक है, और वैसे बच्चों आप खुद जानते हो कि कंटिन्यूटी का जो मेन प्रोसेस है वो लिमिट का ही तो है। भाई किसी पॉइंट की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट पॉइंट वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं, हम ये बोल देते हैं कि उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यही केस होता है। परंतु यदि कंटिन्यूटी का केस क्या होगा, यदि मान लो कंटिन्यूटी का केस में बोले तो कंटिन्यूटी में तो ये बोलेंगे लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और पॉइंट वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, यानी बोलने का तरीका सेम है, सिर्फ थोड़ा सा लिखने का मतलब अलग हो जाता है। तो 2 वेरिएबल फंक्शन के लिमिट का जो बेसिक कंसेप्ट क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है f of xy के फॉर्म में, आपके पास कोई फंक्शन है f of xy के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि किसी पॉइंट a, b के ऊपर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं। तो आप कैसे बताओगे, सिंपल सा मेथड रहेगा कि जब आपका x, y टेंड टू a, b होगा, जब आपका पॉइंट x, y टेंड टू a, b होगा बच्चों, उस वक्त इसका बेसिकली क्या होगा कि x माइनस a लेस देन 10 एंड y माइनस b भी लेस देन 10। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यदि आपका f of xy माइनस f of ab इज लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए। बस मजा रही। यदि आपका जो f of xy माइनस f of ab लेस देन क्या हो जाए, एप्सिलॉन हो जाए, उस कंडीशन में बच्चों आप क्या बोलोगे कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, और इसको चेक करने का जो मैंने तरीका क्या बताया था कि हम इस वैल्यू को ये डी मान के चलेंगे, इसे लेकर चलेंगे और इसे इसके जैसा कन्वर्ट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट करने के बाद डेल कोई एप्सिलॉन के ऊपर क्या डिपेंडेंस है वो बता दो। यही प्रोसेस हमने की थी। और एक प्रोसेस और की थी अलोंग दी कर्व। अगर आपको याद हो तो हमने लिमिट फाइंड आउट करने का एक मेथड निकाला था अलोंग दी कर्व। तो अलोंग दी कर्व क्या होता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि y के इक्वल अलग अलग कर्व की इक्वेशन लेते हैं। और सबसे पहले तो हम y इक्वल टू mx लेते हैं, उसके अलावा y इक्वल टू x ले लो, x स्क्वायर ले लो, माइनस x ले लो, x क्यूब, कुछ भी आप ले सकते हो जो आपकी सहूलियत हो, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लिमिट निकालते हैं। यदि अलग अलग कर्व के अकॉर्डिंग लिमिट अलग अलग आती है इसका मतलब वो कंटिन्यूअस नहीं है, और एक जैसी आती है तो रिजल्ट ये हो जाएगा कि वो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बताइए बच्चों इतनी बात आप याद रख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? इतनी बातें आपको क्लियरली याद रखनी है। हाँ, बाकी जो
डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। तो आइए आज हम उसको एक दो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट अपनी बुक से ये ले लो कि दिखाना है यानी प्रूफ करना है, एग्जांपल है कि फंक्शन है f ऑफ x, y इक्वल टू x माइनस y, और एक है दो फंक्शन है अलग f ऑफ x, y इक्वल टू x, y फॉर ऑल x, y बिलोंग टू r स्क्वायर के लिए कंटीन्यूअस है, ये आपको प्रूव करना है। अब कहीं के माइंड में r स्क्वायर का मतलब नहीं आ रहा होगा या है, चलो बच्चों सिंपल शब्द हो मुझे भाई, कौन सा कोई ऐसा स्टूडेंट है आप जैसे जो ये नहीं जानता हो कि आर स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? क्या कोई ऐसा स्टूडेंट आप जैसे जिसको ये नहीं पता हो कि आर स्क्वायर का मतलब क्या है? सर बच्चों देखो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए, यदि कि स्टूडेंट को इस बात की जानकारी नहीं है तो मैं बता दूँ उसको समझिए और समझिए। आपने 11th क्लास में दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा, तो उनके जो एलिमेंट आते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में नहीं होते, जहां a बिलोंग फ्रॉम a एंड b बिलोंग फ्रॉम b, कुछ ऐसा भी ये रिजल्ट तो बनता है जैसे कि आप सब जानते हैं। आगे इसके ऊपर एक चर्चा करें तो यदि मैं यहाँ पे r क्रॉस r लिखूं तो एक तरीके से r स्क्वायर नहीं हो जाएगा, इसके जो एलिमेंट हमेशा x, y के जगह x भी r से बिलोंग कर रहा है, y भी r से बिलोंग कर रहा है, बात समझ आ गई? यानी x, y एक तरीके से जो एलिमेंट है 2D प्लेन का वो एक रियल नंबर ही है सारे के सारे, तो इसको r क्रॉस r लिख सकता हूँ ना, तो ये x, y इस वजह से r क्रॉस r का एलिमेंट है, तो r क्रॉस r को ही यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, सॉरी मैंने क्या बुक में जो दिया गया है वो r स्क्वायर दिया गया है। r स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग ये होता है। तो इस तरीके से यदि आपकी जो 3D ज्योमेट्री के जो कोऑर्डिनेट होते हैं x, y, z, उनका जो बेसिकली मीनिंग होता है वो r क्यूब के अंदर बिलोंग करते हैं, क्योंकि जब आप किसी भी सेट को 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे उस वक्त जो रिजल्ट आएगा वो 3D स्पेस का रिजल्ट होता है। इतनी बात क्लियर होगी? किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बता सकता है, अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, आगे के प्रोसेस में देखते हैं। ठीक है, अब देखिए तो मान लिया हमें इस वाली कोई पॉइंट ले सकते हैं, तो मैंने एक कोमा भी ले लिया, माना एक कोमा भी लो, आज का कोई पॉइंट है मेरे पास और मुझे इसके ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो तरीका क्या होगा वही प्रोसेस। माना x माइनस a लेस देन डेल कोमा y माइनस b लेस देन डेल, क्लियर है? क्लियर है? यही होगा। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, f ऑफ x, y माइनस f ऑफ a b इज लेस देन एप्सिलॉन, मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, तब कंटिन्यूअस होगा, उसके अंदर यहाँ पे लिमिट आती थी, यहाँ पे फंक्शनेबल वैल्यू है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शनेबल वैल्यू उस पॉइंट की लिमिट के इक्वली तो होती है, अलग अलग थोड़ी ना होती है, चीज वही है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं x को x माइनस y है, देन इसको क्या लिखूंगा, a माइनस b लिखूंगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, x माइनस a माइनस को मैं लेकर मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस b, अगर इनको अलग अलग फॉर्म में लिखूंगा तो क्या जाएगा, लेस इक्वल x माइनस c प्लस मॉड ऑफ y माइनस b। ठीक है, ये भी डेल से लेस है, ये भी डेल से लेस है, इसका मतलब क्या होगा, लेस डेल प्लस डेल, तो क्या देगा 2 डेल, तो यदि 2 डेल को मैं एप्सिलॉन मान लूं, 2 डेल को एप्सिलॉन मान लूं, तो डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बाय 2, यानी एप्सिलॉन से डेल छोटा हो गया, तो यानी कि अपने आप लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा क्या, और यदि अपने आप लेस देन एप्सिलॉन हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। आराम से बच्चों देख लीजिए, कोई डाउट है बता दीजिए, पूरी प्रोसेस आपके सामने ये लीजिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो, बाकी बच्चों मेन बात ये है कि प्रोसेस आपने सारी समझ ही हुई है। हाँ एक बार थोड़ा सा ये मान लो आप रिवाइज कर रहे हो उस चीज़ को, कुछ नया करेंगे, जो पीछे आपका पढ़ा हुआ आप उसी प्रोसेस को
चैप्टर आता है वो भी इसी से मिलता जुलता ही रहेगा, प्रोसेस सेम ही रहेगी। क्लियर है बच्चों? इतनी चीज़ कर सकते हो, यदि इतनी चीज़ आप कर सकते हो तो फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, मैं आगे की कोशिश करूँगा। हाँ, इसका सेकंड पार्ट और बता देता हूँ, इससे एक बार आपका कोई कन्फ्यूजन आ रहा है। सेकंड पार्ट जो है इसका f of x, y इक्वल टू x, ठीक है। प्रोसेस के लिए आप ये लिखोगे कि x माइनस a लेस देन डेल, y माइनस b लेस देन डेल, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आगे क्या लिखना है आपको, f of x, y माइनस f of a, b लेस देन सब्स्टिट्यूट करना है तो इक्वल में मैं क्या लिखूंगा, एक्स वाई माइनस ए बी। लेकिन हमारा काम क्या होता है, दी गई वैल्यू को कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस ए वाई प्लस ए वाई का सिस्टम कुछ ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ मैं? तो क्या दे रहे हैं यहाँ पे वाई कॉमन लूँ देन x माइनस ए, यहाँ पे a कॉमन लूँ देन y माइनस b, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब अलग अलग यदि मैं मोड में करूँगा तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, लेस इक्वल y मोड से बाहर आया मोड ऑफ x माइनस ए एंड मोड a बाहर आया मोड ऑफ y माइनस b, सही है। अब इनकी जगह अगर मैं डेल लूँगा तो साइन क्या लग जाएगा, लेस देन का, तो क्या जाएगा मोड ऑफ y डेल प्लस मोड ऑफ a डेल। अगर मैं डेल कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा मोड ऑफ y प्लस मोड ऑफ a। अब आप खुद देखिए कि यदि मैं x y की जगह यहाँ पे कोई रियल नंबर यूज करता हूँ x इंटू वाई में, तो जो x इंटू वाई है वो भी तो रियल नंबर रहेगा, इनफिनिटी थोड़ी ना हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब एक अगर मोड ऑफ a मोड ऑफ y कोई फाइनाइट नंबर है तो डेल में अगर मल्टीप्लाई करूँ उसको अगर एप्सिलॉन इक्वल मानूं तो ये लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा। तो ऐसे डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन मोड y प्लस मोड a। तो इस प्रोसेस से आपका जो फंक्शन है लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, ये वैल्यू जो यहाँ पे। और जो आपको मैंने ये प्रूफ करना था कि जो दिया गया फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूटी का मेथड है। देख लीजिए आप क्या है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन करते हैं। अब तो प्रोसेस याद आ गई होगी, हमने लिमिट के अंदर ऐसे किस क्वेश्चन को सोल्व किया था, कितने क्वेश्चन किए थे हमने, लगभग सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन के अंदर इस प्रोसेस को अप्लाई किया था। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि इसको चेंज करना। हाँ तो चेंज करना किसी में इजीली चेंज होगा, किसी में थोड़ी सी प्रोसेस टफ हो जाएगी। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए होंगे क्योंकि ये सारी की सारी प्रोसेस पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ एक प्रोसेस और है जिसमें हमें ये दिखाना है कि अलोंग द कर्व मेथड से, कि अलोंग द कर्व मेथड से जो दिया गया फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है उसके ऊपर। तो एक क्वेश्चन फिर सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करेंगे, ठीक है। देखिए ये तब प्रोसेस है जब आपको ये प्रूव करना हो कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी के लिए यही मेथड, ये मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया वो तभी यूज करना है जब आपको ये प्रूव करना हो कि दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर होगी बात, याद रह जाएगी। नहीं तो ये प्रोसेस बच्चों को कभी यूज करनी है जब आपको ये प्रूव करना हो कि जो दिया गया फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस है। ये प्रोसेस आप तब यूज करोगे, अदरवाइज इस प्रोसेस को आप यूज नहीं करोगे। यदि आपको ये चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं तब अलोंग द कर्व हो, इससे ये प्रूव होता है कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आपको क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा। ये तब है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x इज नॉट इक्वल 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा 1 है व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, इन दोनों केस में 1 है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोसेस को देखिए। तो अलोंग द कर्व चाहिए देन y इक्वल टू क्या है,
हो गया ना, y इक्वल टू क्या लेता हूँ mx, y इक्वल टू क्या लेता हूँ mx लेता हूँ, तो आप देखो क्या बनेगा x mx का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर से ऊपर से डिवाइड कर दूंगा तो m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर इनटू x। अब अगर मैं मूल बिंदु की ओर जाऊंगा, अब यदि मैं मूल बिंदु की ओर जाऊंगा, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये वैल्यू क्या है कि 0, ठीक है, और पॉइंट वैल्यू कितनी आ रही है 1। अब आप खुद देख लीजिए कंटीन्यूअस है नहीं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इसकी जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट है उनकी तो वैल्यू 0 आ रही है। आप दोबारा देखो, मैं आराम से बता रहा हूँ, समझिए उस बात को। ये अलोंग द कर्व चलती है, अलोंग द कर्व के देखो 0 0 के ऊपर तो 1 है, तो इसके ऊपर तो चेक नहीं होती, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट के लिए अलोंग द कर्व आती है। अलोंग द कर्व सबसे अच्छा कर्व जो मूल बिंदु से जा रहा हो उस कर्व को ही लिया y इक्वल टू mx है, जो आप जानते हो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो ओरिजिन से पास होती है, यानी मूल बिंदु से गुजरती है। इसके अकॉर्डिंगली मैं y इक्वल टू mx इन दोनों से मैं यूज करता हूँ, तो ये बनेगा mx का होल स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर, x स्क्वायर को मैं कॉमन लेकर कैंसिल कर दूं तो ऊपर बनेगा सॉरी m स्क्वायर x आएगा, ऊपर क्या आएगा m स्क्वायर x आएगा, ठीक है, और 1 प्लस m स्क्वायर और x ऊपर बच जाएगा, तो ऊपर x की क्यूब हो जाएगी ना। अब यदि m की वैल्यू कुछ दे दो, y इक्वल टू mx है तो एक स्लोप है, कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू कुछ भी हो उसके कोरिस्पोंडिंग यदि मैं यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो टोटल रिजल्ट क्या है 0, यानी आपकी जो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट है वो तो नहीं 0, लेकिन जो पॉइंट वैल्यू है वो तो गिवन है, गिवन है तो क्या दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो एक कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी वो आप सोचिए, हाँ डिसकंटिन्यूअस जरूर होगा। अब देखो बच्चों प्रोसेस समझ आ गई। इस लेक्चर का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि आपको थोड़ा सा एक तरीके से आप रिवीजन मान सकते हो आपका, जैसा कि आपने लिमिट में पढ़ा इस प्रोसेस को, हाँ, और कुछ नया जरूरत नहीं है। डेफिनेशन सारे याद होना चाहिए बच्चों इस चैप्टर से। थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बच्चा थ्योरम सीख जाएगा उसके लिए कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो मेन प्रोसेस बच्चों सारी की सारी थ्योरम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब आप पे ये डिपेंड करता है आप थ्योरम कितनी जल्दी सीख सकते हो। याद रखना बच्चों, मैंने तरीका बता दिया है, फिर भी कोई डाउट है तो आप लेक्चर को रिपीट करते रहिए, देखते रहिए, बार बार देखोगे तो आपको वो प्रोसेस तैयार हो जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बताइए, तो कभी कोई डाउट होता है तो एक दिन स्पेशल आपका लेक्चर सिर्फ जो डाउट सेशन है उनकी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। बाकी बच्चों मेरे सबसे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और नेक्स्ट लेक्चर बच्चों जो आपका नया टॉपिक है रीमान इंटीग्रेशन, एक कंप्लीट यूनिट है, डिग्री इंटीग्रेटेड दोनों ही। आगे कंपटीशन लेवल के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी बातें आपको सीखने को मिलेगी जो इंटीग्रेशन का एक अलग बारीकी को सिखाएगी आपको, यानी अभी तक जो आपने इंटीग्रेशन दिया उनकी बारीकी को सीखना है, ठीक है। तो बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है डिफरेंशिएबिलिटी और एलएमवीटी आप खुद तैयार कीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक शायद 18 तारीख से शायद आपके कॉलेज ओपन हो जाएंगे, उसके बाद तो फिर भी आपको दिक्कत नहीं है, तो जब फेस टू फेस हो गए तो आपके कंसेप्ट को क्लियर किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।